तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ कि अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था। यानी अकबर के शासनकाल, यानी जब अकबर का शासनकाल था तब झारखंड का शासक कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि कोकरटक का नागवंश, या पलामू के चेरो का वंश, या सिंहभूम का सिंह वंश, या उपयुक्त भी। तो बताइए अकबर के शासनकाल के समय झारखंड का शासक कौन था, बताइए। तो कौन से वंश था शासक झारखंड का। तो देखो बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर कौन सा था वो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी, ठीक है ना, यानी उपयुक्त भी, यानी ये सभी वंश थे उस समय झारखंड में, ठीक है, जब अकबर के शासनकाल हुआ था, शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ कि 1585 ईस्वी में कोकर पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था, बताइए। यानी 1585 ईस्वी में कोकर पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था। मधुकरण शाह, या मानचरण शाह, शरद शाह, या तरुण शाह। तो कौन था बताइए। तो बताइए जल्दी। तो वो था मधुकरण शाह, ठीक है, ये राइट आंसर हमारे। उस समय कोकर पर कब्जे के दौरान कोकर का शासक मधुकरण शाह था, ये राइट आंसर हमारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि अकबर के शासनकाल में झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जो मुगलों के संपर्क में आया था। यानी अकबर का शासनकाल था तब झारखंड का कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया था। कोकर, या सिंहभूम, मानभूम, या उपयुक्त सभी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी बताइए। तो वो था ये सभी, ठीक है ना, यानी ये सभी क्षेत्र है ना मुगलों के संपर्क में आए थे अकबर के शासनकाल के दौरान, ठीक है, ये सभी क्षेत्र झारखंड के। बढ़ते अगले 4th क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि अकबर ने कोकर पर कब्जा किया था। तो अकबर ने कोकर पर कब्जा कब किया था, 1497 ईस्वी में, या 1519 ईस्वी में, 1552 ईस्वी में, या 1585 ईस्वी में। तो अकबर ने कोकर पर कब्जा कब किया था। तो प्यारे विद्यार्थी वो कब किया था। तो वो किया था 1585 ईस्वी में, ठीक है, 1585 ईस्वी में अकबर ने कोकर पर कब्जा किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो झारखंड की कौन सी नदी में बताइए हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। दामोदर में, या कोयल में, संजय में, या शंख में। तो झारखंड की कौन सी नदी में। तो वो है कौन सी नदी। तो वो है शंख नदी, ठीक है। तो इसमें हमारा डी राइट आंसर है। शंख नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इब्राहिम खान ने कोकर पर आक्रमण कर इसे बंदी बनाया था, बताइए। यानी इब्राहिम खान ने कोकर पर आक्रमण कर 1615 में किससे बंदी बनाया था। दुर्जन शाह को, या देव शाह को, रघुनाथ शाह को, या मधुकरण शाह को। तो बताइए इब्राहिम खान ने किसको बंदी बनाया था। तो वह किसे बनाया था। तो वो बनाया था दुर्जन शाह को, ठीक है, ये राइट आंसर है। दुर्जन शाह को बंदी बनाया था इब्राहिम खान ने, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था। यानी इधर जहांगीर था और इधर जहांगीर के समकालीन पलामू में कौन से चेरे राजा थे। भागवत राय, या अनंत राय, सहबल राय, या उपयुक्त भी। तो कौन थे वो। तो वह थे कौन। तो वह थे उपयुक्त भी, ठीक है ना। तो इसमें डी राइट आंसर है। यानी इधर जहांगीर थे और जहांगीर के समकालीन ये तीनों राजा ने, ये तीनों चेरे राजा है, ठीक है, चेर राजा, इन तीनों राजा ने शासन किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि जहांगीर की आत्मकथा तुझु के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पार्क के रूप में की गई। तो कौन है बताइए। यानी जहांगीर की आत्मकथा है जिसका नाम है तुझु के जहांगीर, ठीक है, जिसमें एक नागवंशी शासक की चर्चा है जो हीरे के पार्क के रूप में की गई थी। तो वो कौन है वो, प्रताप राय, या सहबल राय, भूपाल राय, या दुर्जन शाह। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन है वो। तो वो कौन है। तो वो है दुर्जन शाह, ठीक है, डी राइट आंसर में दुर्जन शाह की चर्चा है जो हीरे के पार्क के रूप में की गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो कि कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहाँ सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया था। तो बताइए कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में अपनी राजधानी स्थापित की तथा वहाँ पर सुंदर भवन तथा महल बनवाए थे। तो किसने बनवाए थे ये, दुर्जन शाह ने, या रघुनाथ शाह ने, प्रताप राय ने, या सहबल शाह ने। तो किसने बताइए। तो वो बनाए थे दुर्जन शाह ने, ठीक है, दुर्जन शाह ने बनाए थे। दुर्जन शाह ने पहले दोईसा में अपनी राजधानी स्थापित की,
फिर बाद में वहाँ पर सुंदर भवन और मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो यानी पलामू में स्थित है पुराना पलामू किला है जो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? बताइए जल्दी। प्रताप राय के काल में, या अनंत राय के काल में, भागवत राय के काल में, या रघुनाथ राय के काल में? तो ये किसके काल में बताइए? तो इसका राइट आंसर है ये प्यारे विद्यार्थियों, तो ये प्रताप राय के काल में, प्रताप राय के शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है। ठीक है, पुराना पलामू का किला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? बताइए। यानी 1662 से 1674 ईस्वी तक है पलामू का चेरो शासक कौन था? चार ऑप्शन दिया आपके सामने, प्रताप राय, या तेज राय, सहबल राय, या मेदिनी राय। तो कौन था वो? तो वह था मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय था पलामू का चेरो शासक। ठीक है, 1662 से 1674 ईस्वी तक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे न्यासी राजा कहा गया है? यानी किसे न्यासी राजा कहा गया है? चार ऑप्शन दिए हुए, प्रताप राय को, या तेज राय, मेदिनी राय, या भूपाल राय। तो मतलब न्यासी राजा किसे कहा गया है? तो न्यासी राजा पूल है, तो न्यासी राजा पूल किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना, न्यासी राजा मेदिनी राय को कहा गया है। ठीक है, सी राइट आंसर है, मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश है जो किस ओर से हुआ? जामताड़ा से, या गढ़वा से, गोंडा से, या सिंहभूम से? तो बताइए किससे हुआ झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश? तो वो हुआ था सिंहभूम से। ठीक है, सिंहभूम से झारखंड में अंग्रेजों ने प्रथम प्रवेश किया था। ठीक है, तो इसमें डी राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? यानी कौन है जो झारखंड का प्रमुख राज्य था जो अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय? ढालभूम, या पोरहाट, कोसान, या उपयुक्त बी? तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा था? तो वो था उपयुक्त बी। डी राइट आंसर है उपयुक्त बी। यानी ढालभूम, पोरहाट और कोसान, ये तीनों जो झारखंड के प्रमुख राज्य थे। ठीक है, जब अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया था तब। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप है जो छोटा नागपुर पर मुगलों का प्रभाव था जो अंत हो गया था? जो छोटा नागपुर पर मुगलों का प्रभाव था ना, तो उसके बाद में खत्म हो गया था। तो वो किसके आक्रमण के बाद? मराठों के आक्रमण के बाद, या अंग्रेजों, या पुर्तगालियों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हुआ था मराठों के। ठीक है ना, यानी मराठों के आक्रमण के बाद छोटा नागपुर मुगलों के प्रभाव से मुक्त हो गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा ए राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अब्दस्त राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह था? तो कौन से राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? बताइए। भगवान ढाल, या रघुनाथ ढाल, या जगन्नाथ ढाल, या इनमें से कोई नहीं? तो किस राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर हुआ था जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। ठीक है, यानी जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कॉलन जो जिसे हो देशम था तो जाति का देश पर क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपति स्थापित हुआ था? यानी कोल्लम है ना, कोलन, तो कोलन क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपति स्थापित हुआ तो कब हुआ था? बताइए। 1824 में, या 1837 में, 1846 में, या 1862 में? तो ये हुआ था कब? तो ये 1837 में हुआ था। बी राइट आंसर, 1837 में स्थापित हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
कोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है, यानी कौन सा कथन है जो कोल विद्रोह के बारे में सत्य है, सही है। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा उराव हो चेरो तथा खंखार जनजातियां शामिल थी। दूसरा है कि इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। तीसरा, इस विद्रोह का मुख्य कारण जो आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपजा असंतोष था। चौथा उपयुक्त भी। तो कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका राइट आंसर है वो है, ये सभी कथन है जो मतलब कोल विद्रोह के संबंध में सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा डी राइट आंसर, उपयुक्त भी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था? गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था? दालभूम में या बड़ा भूम में, पाटकुम परगना में या वृक्ष में? तो बताइए जल्दी। तो वो हुआ था कहाँ पर? तो वो हुआ था उपयुक्त सभी में। ठीक है ना, यानी दालभूम, बड़ा भूम और पाटकुम परगना, इन तीनों में हुआ था गंगा नारायण के नेतृत्व होने वाला भूमि विद्रोह। यानी इन तीनों में भूमि विद्रोह हुआ था जो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था वो? तो वो हुआ था मार्च 1940 को। ठीक है, मार्च 1940 को अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना, तो अभी 2-3 ही तो शॉर्ट क्लास आएगी, फिर बाद में लॉन्ग क्लास आएगी। ठीक है ना, मिलता है आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।